लास्ट क्लास में कहाँ तक करा दिया था? वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था। ये तो डेरिवेशन थी एक, राइट। ये मिला से उसने एक क्लास ने भेजी थी। मैंने वर्क एनर्जी पावर कहाँ तक करवा दिया था? लास्ट टॉपिक बताया। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सर बस पासवर्ड का सवाल कराया था, बस वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट नहीं कराया था। एक स्टार्ट किया, ठीक है। आज के इसके बाद वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हो। ये तुम्हारा सवाल ही शो हो रहा है ना स्क्रीन पे, देखो। राहिल राहिल कह रहा होगा ये क्लास, ये वाला 2h/TP² - T1²। ये लास्ट सवाल तो मैंने मुझे दिया था शायद। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। फिर आपके पास टॉपिक का नाम है आपके पास वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। दिस इज न्यू चैप्टर। आपका सवाल भेजा था वो करा दो। या मुझे टॉपिक भी तो पढ़ाने दो ऊपर। तुम मैंने पास में क्लास की थी फ्राइडे मंडे वाली, उसमें तुम आई नहीं। अभी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फ्राइडे वाली क्लास होगी ना ऊपर ऑनलाइन, उसके अंदर जो फिजिकल क्लास होगी फ्राइडे को, उसके अंदर मैं तुम्हारी सारी यूज़ कराऊंगा, राइट। आज की क्लास में टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। अगर कोई एक आध सवाल होगा तो मैं लास्ट में करा दूंगा। तुम बहुत सारे सवाल बोलो तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। तो जो फ्राइडे की क्लास होगी ना उसके अंदर मैं बोर्ड पे जल्दी करा दूंगा, क्योंकि फिजिकल में ज़्यादा आसानी है पास में कराना एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि तुम्हारे इंडिविजुअल मसले है ना, इस वजह से। तो आज की क्लास स्टार्ट करूँगा मैं वर्क एनर्जी पावर। व्हाट्सएप पर कोई एक आध सवाल हो तो मुझे दोबारा से भेज दो, मैं क्लास के एंड में करा दूंगा, राइट। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर आप वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं तो वर्क एनर्जी पावर में आपके पास डेफिनेशन सारी की सारी वही है जो आपने ओलिम्पिक से पढ़ी थी, चाहे वर्क डन की हो, चाहे आपके पास पावर की हो, चाहे वो एनर्जी की हो। क्या हो गया सलमान? पूरी मंडे वाली क्लास मैंने पासवर्ड की कराई थी पूरी, मंडे को क्यों नहीं आए थे? आज की क्लास में तो अभी तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि न्यू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लास में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। अगर मैं वर्कडन की बात करना चाहता था तो वर्कडन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास बनता है वो आपके पास बनता था राइट। जो पहला कॉन्सेप्ट बनता था वो बनता था वर्क। वर्कडन की डेफिनेशन क्या होती थी? जो डेफिनेशन आपने ओ लेवल में पढ़ी थी वही डेफिनेशन एएस के अंदर भी है। डेफिनेशन वर्कडन की क्या होती है? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट इट मींस वर्क इज डन। अगर मैं वर्कडन की डेफिनेशन पुट करना चाहता हूँ तो मैं वर्कडन की डेफिनेशन क्या लिखूंगा? व्हेन फोर्स is applied and object covered distance in the direction of force is called work। तो वर्किंग डेफिनेशन क्या बनती है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर करे, डिस्टेंस कवर करे, और किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क डन की डेफिनेशन दूसरी मैथमेटिकल हो सकती है। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, और अगर मैं दूसरी डेफिनेशन लिख सकता हूँ, द प्रोडक्ट of force and
distance. The product of force and distance is called work. तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ तो मैं इसका फॉर्मूला जो लिख सकता हूँ वो फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ वर्क डन का W is equals to F मल्टीप्लाई बाय डी. F का मतलब फोर्स है, D का मतलब आपके पास डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, W का मतलब वर्क डन है. तो एक्चुअली में वर्क डन जो होता है वो इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होगा. अगर आप फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी वो कहलाएगी आपके पास वर्क डन. तो अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखना चाहता हूँ तो इसकी SI यूनिट जो बनेगी आपके पास वो आपके पास बनती थी न्यूटन, फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, जिसको मैं कहता था जूल्स. क्या कहता था मैं इसको? जूल्स कहते थे आप इसको. तो अगर मैं डेफिनेशन कोट करना चाहता हूँ 1 जूल्स की, इसकी डेफिनेशन कोट करना चाहता हूँ 1 जूल्स. तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका फोर्स अप्लाई करते हैं. क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं. ये आपने फोर्स अप्लाई की. जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की होगी तो ऑब्जेक्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. तो अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डेफिनेशन जो बनेगी 1 जूल्स की वो क्या बनेगी? व्हेन 1 न्यूटन when 1 Newton of force is applied and object covered distance of 1 meter, so work is 1 joules. This is the definition of work done of 1 joules. When 1 Newton force is applied, an object covered distance of 1 meter, so work is 1 joule. उसका मतलब होगा अगर आप फोर्स लगाते हो कितनी 1 न्यूटन की, कितने न्यूटन की फोर्स लगाते हैं आप? फोर्स लगाता मैं 1 न्यूटन की, और 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से मैं क्या करता? फोर्स कितनी अप्लाई करता मैं आपके पास? मैं फोर्स अप्लाई करता 1 न्यूटन की और डिस्टेंस कवर होता 1 मीटर का. उसका मतलब होगा जो वर्क डन होगा वो बन जाएगा आपके पास 1 जूल्स. ये डेफिनेशन. अगर मैं इसकी SI यूनिट तो मैंने लिख दिया आपके पास जूल्स या न्यूटन मीटर, अगर मैं जूल से लिखूँगा तो अगर मैं इसकी बेस यूनिट लिखना चाहूँ तो इसकी बेस यूनिट क्या लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसकी बेस यूनिट लिखना चाहता हूँ तो इसकी बेस यूनिट लिखने के लिए फॉर्मूले पे जाऊँगा. मैं लिखता हूँ इसकी SI बेस यूनिट. इसकी SI बेस यूनिट जो बनेगी वो आप फॉर्मूले से बनाओगे. वर्क डन बराबर था फोर्स इंटू डिस्टेंस के. फोर्स की जगह लिख सकते थे आप m टाइम्स a इंटू डिस्टेंस. तब मैं वैल्यूज डालूंगा. मास की जगह लिख सकता था मैं kg. एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर. तो आंसर बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर s माइनस 2. दिस इज द बेस यूनिट. दिस इज कॉल्ड SI बेस यूनिट. ये क्या कहलाएगी आपके पास? SI बेस यूनिट कहलाएगी. kg मीटर स्क्वायर s माइनस 2. वेरी गुड उमर. ठीक. अब आप मुझे बताएं, ये तो मैंने वर्क डन आपके पास एक्सप्लेन करती है जहाँ तक आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ था. एक्चुअल में कुछ सवालों में वर्क डन विद एंगल आ जाता है. तो अगर मैं हेडिंग डालता हूँ न्यू वर्क डन विद एंगल, तो वर्क डन विद एंगल का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा वो देख लो. वर्क डन विद एंगल. अब वर्क डन विद एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो पहले. ये एक आपका बैग है,
इस बैग के नीचे आपके पास बॉल बेरिंग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं आपके पास? ये पहला बॉल बेरिंग लगा हुआ है, ये दूसरा बॉल बेरिंग लगा हुआ है। और इस बैग की जो रोप है, इस बैग की एक रोप आपके हाथ में, ये इस बैग की रोप आपके हाथ में। जब आपके पास बैग में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो बैग जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा होगा वो एक्स एक्सिस में ऐसे कर रहा होगा, बैग ऐसे मूव कर रहा होगा। उसका मतलब बनेगा ये जो चीज़ है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ 40 cm, और जो फोर्स लग रही थी वो थी 5 न्यूटन की, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का। एक बॉय बैग है, इसके नीचे बॉल बेरिंग लगे हुए थे, ये आपके पास ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है, फ्लोर शूट से मैं शो कर रहा था। तो अगर आपके पास एक बॉल बेरिंग के ऊपर एक बैग लगा हुआ है, बैग के नीचे बॉल बेरिंग लगे होते हैं ताकि आप उस पर मूव कर सकें इसको, तो अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर होती है 40 सेंटीमीटर की और बीच में एंगल बनता था 60 डिग्री का, तो एग्जामिनर पूछता हाउ मच वर्क इज डन। यस, तो आप मुझे बताएं हाउ मच वर्क इज डन, ये सवाल एग्जाम में आपने वर्क डन कैलकुलेट कर दिया। तो वर्क डन इसमें एंगल इन्वॉल्व हो गया। ओ लेवल्स तक जितना आपने पढ़ा था उसमें एंगल कहीं नहीं आ रहा था, अगर यहाँ पे आपके पास एंगल आते हैं, जब एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका मतलब होगा फिर आपको फोर्स के कंपोनेंट निकालने होंगे। सोचिए वरना फिर मैं बता देता हूँ। क्लास आंसर बताओ। रुको अभी मैं क्लास से पूछ लूँ। क्लास क्या लिखा है तुमने? 5 cos 60 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या मतलब हो इसका? याद रखिए आपने फोर्स के कंपोनेंट बनाने होंगे, तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। फोर्स का एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा था। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ये वर्टिकल बन जाएगा। ये होगा तुम्हारा एफ साइन थीटा और ये तुम्हारा होगा रेड से जो मार्क करो एफ कॉस थीटा। तो जिस डेफिनेशन ये थी वर्क डन की, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो एफ कॉस थीटा की फॉर्म में कवर हो रहा है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डी। तो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का एफ डी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विद एंगल। वर्क डन विद एंगल का ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? एफ डी कॉस थीटा। नाउ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। वर्क डन इज अननोन, फोर्स इज 5, डिस्टेंस इज 40, बट 40 डिवाइडेड बाय 100, एंड क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, एंड कॉस 60 बराबर होता था 0.5 के। सॉल्व कर लो तो जो उम्र का आंसर आ रहा था और जो अरहम का आंसर आ रहा था वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब बनेगा जब आप इस तरह से सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपके पास जो आंसर बन रहा होगा वो बनेगा, फोर्स की जगह 5 आ गया, डिस्टेंस जो था वो आपके पास था 40 अपॉन 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस 60, ये बन जाएगा 200 अपॉन 100 इंटू कॉस 60 होता था 0.5, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1 जूल्स। सही था उमर तुम्हारा आंसर, आराम तुम्हारा आंसर भी सही था। तो वर्कडन में दो कॉन्सेप्ट है, एक है वर्कडन विद एंगल, एक है वर्कडन विदाउट एंगल। तो अगर मैं वर्कडन विद एंगल की बात करूँगा
तो वर्क डन विद एंगल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क विद एंगल। अगर मैं वर्क विद एंगल की बात करूंगा तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा था वो बन रहा था वर्क डन शुड बी इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विद एंगल। और वर्क डन विदाउट एंगल के लिए क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? ये हो गया वर्क डन विद एंगल। और वर्क डन विदाउट एंगल के लिए जो फॉर्मूला लिख सकते हो वो लिख सकते हो वर्क विदाउट एंगल। वर्क विदाउट एंगल के लिए सिंपल फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो आपने दो फॉर्मूले पढ़े, एक विद एंगल के साथ पढ़ा आपने और दूसरा विदाउट एंगल पढ़ा। तो विद एंगल के साथ ये बनेगा और विदाउट एंगल के साथ ये फॉर्मूला बनेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। हाउ कैन यू डिफाइन एनर्जी? एनर्जी क्या चीज़ होती है बताएं मुझे जरा। डिफाइन एनर्जी। एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते थे? व्हाट इज एनर्जी? वो लेवल से पढ़ा था आपने। बता 6 मैसेजेस आए हुए हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क, पोटेंशियल टू डू वर्क, पोटेंशियल टू डू वर्क, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं एनर्जी की डेफिनेशन की बात करना चाहता हूँ, द एबिलिटी या पोटेंशियल टू डू वर्क, बिल्कुल सही डेफिनेशन बताने आपको। एनर्जी की डेफिनेशन बनती है द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क का नाम है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी डेफिनेशन क्या बनती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अब आपने पढ़नी है टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की आपके सिलेबस में टाइप्स कितनी है? तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँगा तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर मैं आपने वो लेवल में बहुत सी एनर्जी पढ़ी थी, मगर इन लेवल्स में आप पर्टिकुलर एनर्जीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी पर्टिकुलर एनर्जी है बता रहा हूँ मैं। जो इन लेवल्स में आप एनर्जी पढ़ोगे, दो एनर्जीज पढ़ते हैं। एनर्जी की पहले टाइप कहलाती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप आपके पास कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। दूसरी टाइप आपके पास कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर दो आती है, एक कहलाती है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सेकंड कहलाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरी टाइप्स एनर्जी की आपने पढ़नी है, राइट। पहली जो टाइप है आपके पास एनर्जी की, अगर मैं टाइप की बात से बात करना चाहूँ, एनर्जी की दो टाइप्स बनेगी। पहली टाइप बन गया एनर्जी। अब इसके अंदर दूसरी एनर्जी की जो फर्स्ट कैटेगरी बनेगी वो कहलाएगी काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई काइनेटिक, और दूसरी कहलाती है आपके पास पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल की बात करना चाहते हो,
तो पोटेंशियल के अपने अंदर दो कैटेगरी बनेगी, पहले कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी कहलाएगी आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द कैटेगरीज, एनर्जी की इस तरह से कैटेगरीज बनाएंगे। इस पूरे चैप्टर में आप 2 का बी नहीं पढ़ेंगे, जो 2 का बी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। इस पूरे चैप्टर में आप क्या क्या डिस्कस करोगे, आप डिस्कस करोगे काइनेटिक एनर्जी, आप डिस्कस करोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपके पास इस चैप्टर में नहीं आएगी, ये आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें आएगी आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, उस चैप्टर के अंदर आप डिस्कस करोगे इलास्टिक पोटेंशियल। इस चैप्टर में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करोगे और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करोगे। अब आप मुझे बताइए क्या चीज़ होती थी आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते थे, हाउ कैन डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। और ओ लेवल्स तक आपने इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा था, ए लेवल्स में इसकी डेरिवेशन भी है, आपको डेरिवेशन करनी भी आनी चाहिए कि आपने फॉर्मूला ड्राइव कैसे किया। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहता हूँ तो मुझे किसी ने डेफिनेशन बताई तो चाहिए। बिल्कुल सही है। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बनती थी द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट by the virtue of its motion or movement is called kinetic energy. This is the definition of kinetic energy. Kinetic energy क्या होती थी? The energy in an object by the virtue of its motion or movement is called kinetic energy. और इसका जो आप फॉर्मूला लिखते थे वो फॉर्मूला इसके पास लिखते थे वर्ड्स में A dot E is equals to 1 divided by 2 multiplied by mass multiplied by speed square. स्पीड स्क्वायर, स्पीड के ऊपर स्क्वायर बनेगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ए लेवल्स में काइनेटिक एनर्जी को के ई के बजाय तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से भी शो करते हैं और ई के से भी शो करते हैं, तो बोथ आर एक्सेप्टेबल। कभी ई के लिखा हुआ आएगा, कभी के डॉट ए लिखा हुआ आएगा। तो द एनर्जी इन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और फॉर्मूला आपके पास था हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ एम वी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? दो फैक्टर्स पे। नंबर एक मास, नंबर टू स्पीड स्क्वायर। तो अगर आपके पास में इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो
पहला ग्राफ एग्जाम में पूछता है आपके पास, 3 ग्राफ पेपर में आते हैं इसके। पहला ग्राफ आपके पास है काइनेटिक एनर्जी और एक्स एक्सिस पे मार्क हुआ हुआ है आपके पास मास। काइनेटिक एनर्जी है आपके पास जूल्स में और मास है आपके पास केजी में। दूसरा ग्राफ जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस के ऊपर है इन जूल्स, वी स्क्वायर और एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्क्वायर। तीसरा ग्राफ है अगेन आपके पास जूल्स में और यहाँ पे लिखा हुआ है वी। वी का मतलब है आपके पास वेलोसिटी और वेलोसिटी की यूनिट होती है आपके पास m/s मीटर पर सेकंड। ये 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं। पहला ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का है, दूसरा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी स्क्वायर का है। वेलोसिटी स्क्वायर की यूनिट क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। और तीसरा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी। बताएं तीनों ग्राफ कैसे बनेंगे। 5 मिनट ले लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर। इस ग्राफ को देखते हुए फॉर्मूले को देखते हुए तीनों ग्राफ बना रहे हैं। आपके घर में पहला ग्राफ कैसा बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, तीसरा कैसा बनेगा। बताइए या मैं बना दूं। पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी एंड मास का। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो, ग्राफ को देखते हो, तो आपने काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन देखना है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जो पहला ग्राफ बनेगा वो आपके पास बनेगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। जैसे जैसे मास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती होगी। दूसरा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड स्क्वायर। के अंदर हाफ और एम कांस्टेंट
जी कैसे बनेगी ग्राफ की शेप? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल में स्पीड दे दी है तो इसका मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड स्क्वायर के। तो जब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ बनेगा तो आपके पास शेप बनेगी इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। कैसे शेप बनेगी आपके पास? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की शेप बनेगी। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एक क्लास था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था बताइए? हाफ एम वी स्क्वायर। उसको मतलब जब आप पहला ग्राफ बनाने के लिए जाओगे, नंबर वन क्या है आपके पास? नंबर वन आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लास देख लो तो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या ये बात समझ में आती है तुम्हें? और दूसरी बात क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to square of speed। इसको मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो यू आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो इसलिए आपके पास v का स्क्वायर था ना, तो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ से पता चल रहा है किसका डायरेक्टली है? स्पीड के स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली है? मास के। तो दोनों ग्राफ के स्ट्रेट लाइन बनेंगे। असल जो चीज़ है वो है आपके पास स्पीड के साथ। तो खाली जब स्पीड आ जाएगा तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ, वो मुझे एक्सप्लेन करना था। इक्वल क्या मतलब? ग्रेडियंट क्या होगा? अगर तुम इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हो उमर, अगर तुम इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास के ग्राफ का तुम क्या निकालते हो? ग्रेडियंट निकालते हो। तो जब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का जब ग्रेडियंट निकालोगे, ये चीज़ हो गई ग्रेडियंट। उसका ग्रेडियंट क्या बताएगा? इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो बताओ मुझे, इक्वेशन देख के किसके बराबर होगा? ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई है, अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालूँ, क्या निकालूँ इस ग्राफ का ग्रेडियंट? अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालता हूँ, इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ वी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास बराबर हो जाएगा हाफ वी स्क्वायर के। अगर तुम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालते हो तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो बराबर हो जाएगा हाफ एम के। ये ग्राफ अभी तक अननोन है। इस ग्राफ की शेप जो बनेगी वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनेगी। कैसे बनेगी आपके पास? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। मतलब ग्राफ की शेप बनी रही होगी ऐसे, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड वन थी, स्पीड टू थी, स्पीड थ्री थी, तो जब स्पीड वन होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी वन निकलेगी। मगर जब स्पीड टू होगी तो टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फोर। तो काइनेटिक एनर्जी फोर निकल रही होगी। जब स्पीड थ्री होगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल रही होगी? काइनेटिक एनर्जी निकल रही होगी नाइन। इसका मतलब होगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कॉलम बनाते हो थर्ड ग्राफ के लिए और यहाँ पे तुम वैल्यूज डालते हो, अगर तुम इधर स्पीड लिखते हो इधर काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, तो जब स्पीड वन थी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? ये देखिए, इधर मास को इग्नोर कर दो, कांस्टेंट ले लो, हाफ इग्नोर हो जाएगा, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो जब मैं वी की जगह वन डालूंगा काइनेटिक एनर्जी वन आएगी। अगर मैं वी की जगह टू डालूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फोर। जब मैं वी की जगह थ्री डालूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? नाइन। वी की जगह फोर डालूंगा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 16। इसका मतलब होगा पहले कम चेंज आ रहा होगा, आहिस्ते आहिस्ते चेंज क्या होता जा रहा होगा? बढ़ता जा रहा होगा। इसको बोलते थे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्या बोलते थे आप इसको? इंक्रीजिंग ग्रेडियंट।
तो जो ग्राफ की शेप होगी वो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बन रही होगी। आ गई यहाँ तक बात समझ में? बताइए ये बात। सही है उमर। मैं तो ग्राफ की शेप दिखा रहा हूँ, मैं इसी को थोड़ी बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट किसके बराबर होगा। पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि काइनेटिक एनर्जी मास का अगर ग्राफ आएगा तो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का ग्राफ आएगा तो ग्रेडियंट किसके बराबर होगा। लेकिन अगर मैं आपके पास बात करूँ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का, तो ये ग्राफ बहुत आता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो टेबल में ग्राफ जो आएगा वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड का आता है। तो स्पीड की सिंगल पावर की काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड के। लिखो एक सवाल तुम्हें भी आइडिया हो जाएगा। मैं ग्राफ बनाऊँ उसके बाद एक सवाल लिखो, मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ। सवाल क्या है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, if the mass of n if the mass of an object is twice and speed is increased by 3 times, calculate its new kinetic energy। ऑप्शन ए आपके पास k dot e is equals to 6 times of k dot e। काइनेटिक एनर्जी 6 टाइम बढ़ जाएगी, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 10 टाइम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। एंड ऑप्शन डी आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 18 टाइम्स ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। कैसे करेंगे सवाल? एक ऑब्जेक्ट था, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मास बढ़ता है 2 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ता है? मास 2 टाइम्स बढ़ता है और स्पीड बढ़ती है 3 टाइम्स। एग्जामिनर पूछते हैं इसकी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रीवियस से कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ये सवाल है। कैसे करेंगे सवाल? When the mass of an object is twice and speed is increased by 3 times of its actual value, calculate its new kinetic energy। ले ले मिस, खाली नहीं मुकद्दस, गलत आंसर। उमर आपने कहा ना कि लेने से आगे रहे। चलो चले जाओ, मर्जी है तुम्हारी। जी उमर सही है आंसर। आंसर आएगा 18 टाइम्स। कितने टाइम आएगा आपके पास? 18 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 18 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी आपके पास? 18 टाइम्स बढ़ जाएगी। यह आंसर है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला आपके पास होता था हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर। एग्जामिनर ने कहा था स्पीड कितने टाइम्स बढ़ती है, मास कितने टाइम्स बढ़ता था 2 टाइम्स, और स्पीड बढ़ती थी 3 टाइम्स। इसका मतलब बन जाएगा हाफ लिखूंगा, एम की जगह 2m लिखूंगा, स्पीड की जगह 3v का स्क्वायर लिखूंगा। तो जब मैं 3v का स्क्वायर लिखूंगा तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा हाफ एम मल्टीप्लाई बाय हाफ 2m मल्टीप्लाई बाय 3v का स्क्वायर करो 9v स्क्वायर। तो मैं हाफ लिखता हूँ, एम लिखता हूँ, वी स्क्वायर लिखता हूँ। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें बची, एक 2 बचा, एक 9 बचा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 जो होता है वो 18 हो जाता है। तो 18 यहाँ लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 18। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ जाएगी वो आपके पास 18 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बिल्कुल सही था सलमान। चले ओके जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बस, इसके बाद मेरी दूसरी क्लास है। खुदा हाफिज़। ओके जी, खुदा हाफिज़।